वह पंजाब पर कब्जा करने में सफल रहा। सफल रहा। देखो, ये जो बाबर जो इनिशियली हिंदुस्तान पर दावा करता है, वो हिंदुस्तान पर दावा करता है और क्यों हिंदुस्तान पर आक्रमण करना चाहता है, तो एक कारण तो मैंने बताया कि उसको हिंदुस्तान की अकूत संसाधन के प्रति आकर्षण था। जो एक बुढ़िया से उसने सुनी थी कि तैमूर कितना सारा धन लेकर आया था, और उसने स्वयं लिखा है कि मैं काबुल की विजय से लेकर पानीपत की विजय तक कभी भी मैंने हिंदुस्तान के क्षेत्र को नहीं भूला। और दूसरा, तुम देखते हो कि उस समय हिंदुस्तान में अनेकता थी। उत्तर भारत में तुम देख सकते हो कि वैसे तो गुजरात, मालवा, लोधी का राज्य और मेवाड़ के राज्य सभी थे, लेकिन जब मालवा का राज्य कमजोर पड़ गया और मेवाड़ का राज्य अत्यधिक ताकतवर हो गया, तो मेवाड़ की बढ़ती हुई शक्ति और प्रतिष्ठा से इब्राहिम लोदी अफगान शासक चिंतित हो गया था। और बाबर के आगमन से पहले 1518 में उसने मेवाड़ पर आक्रमण कर दिया था, लेकिन खटोली की लड़ाई में वह महाराणा सांगा के हाथों पराजित हो गया था। वही समय है कि बाबर हिंदुस्तान में आने का प्रयास कर रहा था। पहले उसने भीरा के किले पर घेरा डाला, वहीं पर उसने तोपखाने का प्रयोग किया था। फिर वो उसके बाद एक के बाद 4 आक्रमण किए, लेकिन हर बार वो काबुल की समस्या में उलझ गया, इसलिए पीछे लौट जाता था। उधर अफगानों की स्थिति क्या थी कि अफगानों की जो जनजातीय संरचना थी उसकी कमजोरी का कारण था, क्योंकि सिकंदर लोदी और इब्राहिम लोदी के केंद्रीयकरण की नीति के विरुद्ध प्रतिक्रिया हुई, और विशेषकर जो इब्राहिम लोदी है, उसके समय बिहार का एक अफगान गवर्नर था, उसका नाम था दरिया खान नुहानी, और पंजाब का गवर्नर था यानी मुफ्ती, जिसका नाम था दौलत खान लोदी। वह दोनों इब्राहिम लोदी से क्रुद्ध था और वह इब्राहिम लोदी के अधीनता मानने से इनकार कर रहा था, क्योंकि दौलत खान लोदी के पुत्र को इब्राहिम लोदी ने अपमानित किया था। दौलत खान लोदी प्रतिशोध की आग में जल रहा था। बताया जाता है कि जब 1524 के बाद चौथा अभियान करके बाबर लौटा था, तो फिर दौलत खान लोदी ने 1525 में बाबर को इनवाइट कर दिया था, क्योंकि उस समय तक इब्राहिम लोदी से उसको इतनी ज्यादा प्रतिस्पर्धा हो गई थी, इतनी ज्यादा शत्रुता हो गई थी कि वो बाबर से सहायता लेना उचित समझा। बाबर जब आया, बढ़ा पंजाब की तरफ, तब तक दौलत खान लोदी का फिर इब्राहिम लोदी से कॉम्प्रोमाइज हो गया, तो इब्राहिम लोदी से मिल गया। लेकिन जब बाबर आया, तब दौलत खान लोदी उसे मुकाबला करने की स्थिति में अपने आप को नहीं पाया और पंजाब को समर्पण कर दिया। पंजाब पर बाबर का कब्जा हो गया। अब एक निर्णायक युद्ध अनिवार्य था, और वह निर्णायक युद्ध हुआ पानीपत के बैटल में। क्योंकि पंजाब में बाबर कितने समय तक रह सकता है, तो लोधी क्षेत्र था, तो इब्राहिम लोदी के लिए भी एक लड़ाई अनिवार्य हो गया। तो फिर आप देखते हो कि 1526 में जो पानीपत का पहला बैटल हुआ, उस बैटल में वैसे तो बाबर क्लेम करता है तुजू के बाबरी में, हालांकि थोड़ा वो गलत हुआ, तुजू के बाबरी में थोड़ा बहुत वो इधर उधर डाटा करता है। वो देता है कि हमारे पास 12,000 ही सैनिक थे, लेकिन जो मॉडर्न हिस्टोरियंस वो मानते हैं कि 12,000 सैनिक लेकर वो जरूर आया था, लेकिन जब वो पंजाब पर कब्जा किया तो अंधाधुंध उसने सैनिकों की नियुक्ति की थी, तो एक्चुअल उसकी सैनिकों की संख्या 25,000 से अधिक थी। और जो बाबर है, वो बाबर इब्राहिम लोदी की सेना के बारे में लिखता है कि उसके पास 1 लाख सेना थी, लेकिन उसमें कहते हैं मॉडर्न हिस्टोरियन कि 1 लाख सैनिक तो होते थे, लेकिन सबके सब कॉम्बैटेंट्स ही नहीं होते थे। बहुत सारे नौकर होते थे, दास होते थे, खुट्टा गाड़ने वाले पहलवान होते थे, तो उन सब की संख्या, तो एक्चुअल सेना उसकी 1 लाख से कम रही होगी। लेकिन बाबर की सफलता का कारण हुआ कि उसने बड़ी सफलतापूर्वक तुलगमा प्रणाली, तुलगमा एक युद्ध प्रणाली होती है, तुलगमा युद्ध प्रणाली में क्या होता कि बाएं और दाएं दोनों तरफ उस सैनिकों को खड़ा करता है। जो सामने वाला जो फ्रंट आर्मी होती है, वो फ्रंट आर्मी को इंगेज करती रहती है। जो इंगेज करती रहती है, तब तक उसका ध्यान दाएं और बाएं बाजू से हट जाता है सामने वाली सेना का। तो दाएं और बाएं बाजू में जो सेना होती है, वो धीरे 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 दूर हटते हुए एक वृत्ताकार घेरा बनाने लगता है, पीछे से ऐसे से आके उधर से, और अचानक से पीछे से आके हमला कर देता है। तो पीछे से आके जो हमला करता है, तो सामने वाली सेना को गलतफहमी हो जाती है कि शायद कोई दूसरी सेना इसकी सहायता के लिए आ गई, तो इतना अपना धैर्य खो देता है, उसके पांव उखड़ जाते हैं और अंत में वो युद्ध हार जाता है। यही प्रणाली का प्रयोग किया था पहले शाह इस्माइल ने सैवानी खां जो एक, इसलिए उसको, और फिर शाह इस्माइल का इस प्रणाली का प्रयोग किया था ओटोमन तुर्क ने, और मुगलों ने ये प्रणाली का प्रयोग यहाँ हिंदुस्तान में किया, और उसके साथ तोपखाने को जोड़ दिया। तोपखाने में वो खंदक खोद के तोपची को बैठा के और वो पोजीशन लेके तोपची, पहली बार तोपखाने का प्रयोग हो रहा था जब कारगिल वॉर में, जब सुरेंद्र सिंह ब्रिगेडियर था, उस ब्रिगेडियर ने जब देखते हो जब टोलोलिन पर जब हिंदुस्तान का ऊपर जो बंकर बना के बैठे हुए थे अफगान मुजाहिदीन,
और जब हिंदुस्तान की सेना नहीं चढ़ पा रही थी, अमेरिकी मीडिया ने भी यही कही कि भाई हिंदुस्तान नहीं खाली करा सकता, जो उनका पोजीशन था वो लोहे का बंकर बना के बैठे हुए थे, उसको तोड़ना मुश्किल था, न बख्तरबंद गाड़ी ऊपर जा सकती थी, न मशीन गन ऊपर जा सकता था इतनी ऊंचाई पर। तो हिंदुस्तान की सेना और पोजीशन उनका स्ट्रांग था, यहाँ नीचे से ये सब सैनिक कैसे करेंगे। तो सुरेंद्र सिंह ब्रिगेडियर था, उसके दिमाग में एक आइडिया, 125 बोफोर्स तोप को सजा दिया और सबका सेकेंड मिनट फिक्स कर दिया और कहा कि रात भर गोले चलाओ। तो जो 125 तोपों ने जब आग उगलना शुरू किया तो लोहे के बंकर टूट टूट कर उड़ गए तोलोलिन के। उसके बाद जो इंडियन ट्रांसमीटर है उसने आवाज कैच किया कि ऊपर से उन लोगों की भाग दौड़, बेचैनी कि लगता है कयामत के दिन आ गए। और मिडनाइट में इंडियन आर्मी में 3-4 घंटे गोलाबारी हुई, तोप चली एक बार, और उसके बाद इंडियन आर्मी में मलिक जो कमांडर था, हेड कमांडर, तो वहां पर वो थल सेनाध्यक्ष, तो उसको तुरंत वहां से खबर मिली तोलोलिन से कि थैंक्स सर, बधाई हो, तोलोलिन पर अपना कब्जा हो गया। तो वो बड़ी विचित्र बात है, इंडियन जो मीडिया है वो भी बहुत चकित रहे। कल हो के सुरेंद्र सिंह से इंटरव्यू लिया, कहा कि अच्छा ये बताइए, आज तक कोई भी मॉडर्न वॉरफेयर में, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, सेकंड वॉर में तकनीकी नहीं अपनाई गई, आपने तकनीकी सीखी कहां से? तो उन्होंने कहा हमने बाबर से सीखी। तो आपसे पूछे कि भाई इतिहास कैसे वर्तमान के लिए प्रेरणा बनता है? तुम बोर्ड में अगर यह भी डाल दोगे तो अभी बोर्ड में हंस पड़ेगा, क्या ये भी दिमाग में रखता है क्या? तो मतलब बाबर ने उसी तरह जो सजाए थे तोप, तो उन सामने तोप देखो आवाज इतना करता है, सामने वाला नर्वस कर जाता है। इंडियन आर्मी तोप को देखा नहीं था इससे पहले, ऐसा तोप के गोले दागे कि पहले सैनिक सब कॉन्फिडेंस लूज कर जाते हैं ना, तो आवाज बहुत करता है। हालांकि बाद में तो बर्नियर जो आया फ्रेंच, तो मुगल तोपखाने की शिकायत ही की, उसने कहा है कि जितना आवाज करता है उतने लोगों को मारता नहीं, और कई बार तो चलाने वाले को ही उड़ा देता है। जैसे अब फीता लगा के, जैसे उसमें पहले तो वही होता ना था, वो फीता लगा के आग लगाया और उसमें गोला दाग के देख रहा है सामने जाएगा, वो पीछे ही निकल जाता था, तो सामने वाला जो लगा रहा है फीता वही उड़ गया। शेरशाह को देखें क्या हुआ, बेचारा कालिंजर के इस पर उसका नाल ही फट गया तोप का, और उल्टा गोला सामने क्या जाएगा, शेरशाह कहीं बॉडी में आ गया। और शेरशाह के बॉडी में क्या हुई, शेरशाह जहां खड़ा था वहां पर पूरा बारूद का ढेर था, संजोग ऐसा था, वही पर आकर गोला गिरा, पूरा ब्लास्ट हो गया शेरशाह। तो ये तो होती थी उसके तोपची की। तो बच्चे कल मैं इसको कंटिन्यू करेगा, तुजू के बाबरी पर तुम्हारा जो क्वेश्चन है वो भी कल हल करूंगा। फिर हुमायूं, तुम लोग तो बुकलेट समझ लो, बुकलेट में पेज संख्या देख लो तुम लोग। पेज संख्या में तुम लोग कल कहां तक पढ़ोगे? देखो बाबर और हुमायूं तो कम ही है, और एक तुम लोग या तो मध्यकालीन भारत का एनसीईआरटी एक पकड़ लेना, या सतीश चंद्रा की, और थोड़ा सा बाबर हुमायूं उसे देखते हुए इस मैटर से पढ़ते हुए सतीश चंद्रा की कोई बुक पढ़ोगे, एक ब्लैक स्वान से निकली है ना, छोटा सा है, मध्यकालीन भारत 8वीं सदी से 17वीं सदी, एनसीईआरटी है। थोड़ा सा बुक का फॉर्म दिया हुआ है, तो थोड़ा बुक के फॉर्म में रहेगा तो अच्छा रहेगा। एनसीईआरटी में तुम लोगों को इतना हिचक होती होगी कि भाई रिलेटिव भी देख लेंगे तो कहेंगे भाई एनसीईआरटी दिल्ली में आके पढ़ रहा है, सच्चा वहीं क्यों नहीं पढ़ता है क्या? तो इसलिए वो बुक का फॉर्म है, और थोड़ा बहुत सतीश चंद्रा ने जोड़ा हुआ है उसमें, सतीश चंद्रा थोड़ा बहुत जोड़ा हुआ है उसमें। तो मध्यकालीन भारत 8वीं से 17वीं सदी देख लोगे तो अभी चलेगा, और बाकी ये बुकलेट पढ़ते रहो, मैं क्लास में ही काम करवा दूंगा तुम्हारे। ओ हाँ, ये तो दे दूंगा बाद में अनुराग सिंह को। गुड मॉर्निंग बच्चों, आप लोगों ने बुकलेट रिसीव कर लिया है। आज आपका टेस्ट कंडक्ट नहीं हुआ, फिर मंडे से आपका रेगुलर शुरू हो जाएगा टेस्ट। 8 से 8:15 का जो टाइम है वो कंटिन्यू टेस्ट का रहेगा। आज मैंने इसलिए किया क्योंकि आज थोड़ा सा आप भूगोल का नेचर समझिए, और आज आपको बुकलेट भी मिलना था। तो आप लोग बुकलेट लेने के बाद यहाँ बैठ के डिस्कशन कर रहे थे, बुकलेट उलट के देखते हैं ना क्या मैटर है अंदर, देखा है? एक बार उलट दिया है कि वो लेके रख लिया है उसको। ओके, उसके बाद एक और भी आपको मैटर मिला होगा, जो सिलेबस, जो मुगल के सिलेबस क्या हमें कवर करना है, उस पहलू को हमने स्पष्ट किया है।
देखो, मैंने एक आप लोगों को सुझाव दिया था, याद होगा, कि अभी आप एक्टिंग ही कीजिए, डायरेक्टर मत बनिए। अभी डायरेक्टरशिप आप नहीं संभाल पाएंगे। सच पूछिए तो ऑप्शनल पेपर में डायरेक्टरशिप, मार्केट में बहुत लोग ऑप्शनल पढ़ा लेंगे, डायरेक्टरशिप वहां भी संभालना मुश्किल है। ऑप्शनल पेपर के जो क्वेश्चन होते हैं उनका नेचर, जैसे देखो, क्या आप इस मत से सहमत है कि विजयनगर साम्राज्य पठित आयंगार व्यवस्था ने स्थानीय स्वायत्ता का गला घोट दिया? ये कोई क्वेश्चन हुआ? ये तो ऑलरेडी है कि आयंगार सिस्टम, जो चोलों का जो स्थानीय स्वायत्त शासन है, उसकी जगह 12, इस पर कभी क्वेश्चन नहीं बन सकता। क्वेश्चन बनने के लिए क्वेश्चन का नेचर होता है, वो हम लोग पहचान लेते हैं कि कौन सा स्टेटमेंट क्वेश्चन बन सकता है और कौन सा स्टेटमेंट, वैसे तो सारा स्टेटमेंट ही उसी तरह का होता है। और जहां तक है तो हमसे पूछ क्यों रहे हो? तुमको मैंने बताया और पढ़ाया नहीं कि आयंगार व्यवस्था का क्या इंपैक्ट पड़ना है? तो हमसे क्या पूछ रहे हो? हमारे मुख से निकलने से वो शब्द पवित्र हो जाएगा क्या? कि जो इंपैक्ट दिख रहा है नायकर सिस्टम का और आयंगार सिस्टम का, और नायंगार और आयंगार व्यवस्था ने किस हद तक विजयनगर साम्राज्य में केंद्रीकृत की भूमिका निर्वहन की थी, ये तो बिल्कुल ही उल्टा थेसिस हो जाएगा। इसमें अगर समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए भी अगर देगा तो अभी नहीं चल पाएगा। तो अभी मेरा एक सुझाव मानिए, आप लोग एक्टिंग करिए, वो आपके लिए बहुत ठीक है, समझ रहे हो ना? डायरेक्टरशिप मत लीजिए, डायरेक्टरशिप अभी आपको महंगा पड़ जाएगा बहुत ज्यादा। अभी आप पहले जो मैंने काम कहा कि दिल्ली सल्तनत वाले में जो इंटीग्रेटेड डेवलप करिए, उसमें हमारा काम कितने लोग कर चुके हो? अब देखिए, अब यही है, कम से कम ये डायरेक्टर महोदय हैं इसमें कि नहीं? जो हाथ उठा है उसमें एक डायरेक्टर का हाथ है कि नहीं? आपको मैं इसलिए कह रहा हूं कि आजकल के लड़कों में रोमांटिसिज्म होता है, वो इतना पढ़ना चाहते हैं कि पढ़ ही नहीं पाते, इतना लिखना चाहते हैं कि लिख ही नहीं पाते। और उनको क्वालिफाई करना है तो क्वालिफाई करने से काम नहीं चलेगा। आईएएस में भी टॉपर पोजीशन चाहिए, मतलब टॉपर लक से होता है, इंटरव्यू, मेंस, थोड़ा 5 मार्क्स के इधर उधर अगर हो जाए तो रैंक काफी ऊपर नीचे चला जाता है। एक बच्चा जो पिछले साल आईआरएस रहता है, ये साल वो टॉपर हो जाता है। पिछले साल वो कम इंटेलिजेंट था, समझ लो मेरी बात को। इसलिए मेरे विचार से बी प्रैक्टिकल, जो मैं आपको बताता हूं, जैसे दिल्ली सल्तनत का जो पार्ट आपने किया, उसमें जितना एरिया मैंने आपको कवर करवाया है और जितनी बात आज जानने लगे हो, मेरा दावा है कि जो हिस्ट्री में जो यूनिवर्सिटी से भी आया होगा, जो बच्चा जो एमए और भी किया होगा, एमफिल भी किया होगा, तो आज की तारीख में उसकी उतनी क्लियर अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी जितनी आपकी है, ये मेरा विश्वास है। लेकिन मैं ऐसे बच्चों को थोड़ा डिस्करेज करता हूं कि आपका ध्यान बट जाएगा मुख्य चीजों से। आप देखते हो मैंने कितने 100 क्वेश्चन कराए आपको, 100 क्वेश्चन के मॉडल दिए। थोड़ा तो एक्सपीरियंस सीखो, हर लाइन क्वेश्चन नहीं होता है, उसमें आप भटक जाओगे। आपको मैंने क्वेश्चन बैंक दिया हुआ है, यू आर हैविंग अ लॉट ऑफ थिंग्स टू डू। इसके अलावा तुमको हर साल स्टेट का एग्जाम होता है, यूपीएससी का पेपर होता है, उनको उसको आधार बना के आप लिखो, दैट्स बेटर। अब बच्चों, अब हम मुगल की तरफ बढ़ेंगे, तो आपने पहले बुकलेट पर थोड़ी नजर मारी है। ये देखो, ये जो बुकलेट है इसमें बहुत स्टैंडर्ड आइडियाज आपको मिलेंगे, बहुत सारे मॉडल क्वेश्चंस भी मिलेंगे। ये बुकलेट को आपको 2 बार 3 बार पूरे मुगल समाप्त होने के तक पढ़ लेना है। देखो तो ये क्या था, हाँ, तो आपको इन दोनों के बीच पढ़ लेना है। अब देखो, अपनी सुविधा से हमने इतिहास को जो डिवाइड किया है, आप लोग अभी पार्ट नंबर 3 से चल रहे हो। हर सेगमेंट अपना एक अलग खंड है और हर सेगमेंट को आप इंडिपेंडेंटली पढ़ सकते हो। अब हम यहां पर आपको मैंने एक बड़ा ही साइंटिफिक फॉर्मूला दिया है, दैट मस्ट बी फॉलोड। हम अपनी सुविधा से इतिहास को राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक, इन 4 पार्ट में बांट लेते हैं। राजनीतिक में आपको 2 पार्ट करनी है, एक है राजनीतिक विस्तार और दूसरा पार्ट है प्रशासन। उसके बाद एक खंड आता, पहला है राजनीतिक। राजनीतिक के 2 पार्ट बनते हैं, एक राजनीतिक विस्तार और दूसरा है प्रशासन। फिर उसका दूसरा खंड बनता है अर्थव्यवस्था, तीसरा खंड बनता है समाज और चौथा खंड बनता है संस्कृति। तो राजनीतिक के 2 पार्ट हो जाते हैं,
एक पार्ट होता है राजनीतिक विस्तार। तो राजनीतिक विस्तार में हम लोगों को जितने भी मुगल शासक हुए उनकी वंशावलियां हुई। अब जैसे सल्तनत काल में राजनीतिक इतिहास में कई शासक हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जैसे सल्तनत काल में आपने देखा इल्तुतमिश, रजिया, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक और इवन लोदी के शासकों पर थोड़ी निगाह आपको डालनी पड़ेगी। वो भी क्वेश्चन वहां बन जाता है और लोदी को शेर शाह से जोड़कर पूछ सकते हैं। वो हम आपको डिस्कस कर देंगे, आपको समझ में आ जाएगा। मुगल काल में वहीं से इब्राहिम लोदी के बाद जो राजनीतिक इतिहास है वहां से हम शुरू करते हैं। लेकिन अगर आप मुगल काल के इतिहास पर नजर डालोगे तो आपको पता चलेगा कि पॉलिटिकल हिस्ट्री एटलीस्ट ये इधर खासकर जो न्यू रिसर्चेज हुए हैं उसकी एक खासियत रही है कि दो मुगल शासकों पर विशेष बल दिया जाता है राइटिंग में। एक है अकबर और दूसरा है औरंगजेब। एक्चुअली ये जो अलीगढ़ स्कूल ऑफ हिस्टोग्राफी है वो अलीगढ़ स्कूल ऑफ हिस्टोग्राफी का एक खासियत रही है जिसकी आलोचना भी हुई है कि वह मुगल काल के अध्ययन करने में के क्रम में एक नायक चुन लेते हैं और दूसरा प्रतिनायक। नायक है अकबर और प्रतिनायक है औरंगजेब, और उन्हीं दोनों पर कंसंट्रेट करके अधिकांश क्वेश्चन वो बना डालते हैं। लेकिन मैं भी हिस्टोग्राफी की भी थोड़ी सी चर्चा आपसे करूंगा और उसमें आपको पता चल जाएगा कि अब अलीगढ़ स्कूल ऑफ हिस्टोग्राफी भी पुरानी पड़ गई है। उनके भी कई विचारों को चैलेंज हुए हैं। उनके विचारों को जो चैलेंज हुए हैं वो चैलेंज कहीं ना कहीं प्रशासन अर्थव्यवस्था से संबंधित है या मुगल साम्राज्य के विघटन से संबंधित है। वो थोड़ी गूढ़ बातें हैं जो अभी आपको समझ में नहीं आएगी। वो जैसे जैसे हम टॉपिक बढ़ाएंगे तो टॉपिक बढ़ाते हुए हिस्टोग्राफिकल का वो करंट आपको मैं समझाता चलूंगा। लेकिन हमें जो मुगल काल में जिन शासकों पर हम बाबर पर भी काम करेंगे, हम हुमायूं पर भी काम करेंगे, अकबर पर ज्यादा काम करेंगे, औरंगजेब पर ज्यादा काम करेंगे, परंतु जहांगीर और शाहजहां पर भी काम करेंगे। क्योंकि आपके क्वेश्चन का जो साइज है वो 200 वर्ड्स है। तो 200 वर्ड साइज का होने का मतलब यह है कि अगर वो 200 वर्ड्स का है तो कहीं से जैसे आप समझ सकते हो कि ऐसा भी क्वेश्चन बना देंगे कि मुगल राजनीति में मुगल हरम का योगदान पर प्रकाश डाली। मुगल हरम मतलब पैलेस, जिसमें महम अनगा से लेकर और जहानारा बेगम तक का जो रोल रहा पॉलिटिक्स में, उस पर भी क्वेश्चन बना सकते हैं। वो आपसे ऐसा क्वेश्चन ही बना सकते हैं कि मुगल हरम का सांस्कृतिक क्षेत्र में योगदान का निरूपण कीजिए। तो इसका मतलब है कि मुगल हरम ने, चूंकि पिछले साल 1-2 पुस्तकें आई है, निकली है, केवल मुगल हरम को ही केंद्र बनाकर, नूर जहां को केंद्र बनाकर भी एक पुस्तक निकली है। तो लेटेस्ट जो पुस्तक आती है तो उसको हम दृष्टिपथ पर लेकर चलते हैं और उसमें आपको कोई समस्या नहीं होती है। आप उसको आराम से उस तथ्य को समझ सकते हैं और कवर कर सकते हैं। तो उस पर भी क्वेश्चन बन जाता है। आपको नूर जहां का एक जुंटा का कॉन्सेप्ट है, हिंदी में उसको चौकड़ी बोलते हैं। तो आपको मुगल प्रशासन में या मुगल राजनीति में जुंटा की भूमिका का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए, ऐसा करके भी क्वेश्चन बना सकते हैं। तो इसलिए हम एक भी किंग को छोड़ेंगे नहीं। बाबर से शुरू करके हमें, और बाबर के तुजुक बाबरी में पर एक क्वेश्चन 2014 में भी पूछा है, और तुजुक बाबरी में जो क्वेश्चन पूछा, आप यूपीएससी का क्वेश्चन देखोगे तो वास्तव में आप काफी इंप्रेस्ड हो जाओगे। जो क्वेश्चन का जो टाइप होता है वो क्वेश्चन का टाइप ऐसा होता है कि जिसमें आपका नॉलेज डायरेक्ट प्रयुक्त नहीं होता है, आपके नॉलेज, आपकी समझ से निकला हुआ उत्तर उसको लिख पाता है। जैसे आपसे अगर पूछता कि तुजुक बाबरी की भूमिका को बताइए, तुजुक बाबरी के योगदान को बताइए, तब आपकी समझ में आ सकता था। उसने क्वेश्चन क्या फॉर्म किया पता है कि क्या तुजुक बाबरी के आधार पर बाबर एक सुसंस्कृत व्यक्ति दिखता है? अब ये क्वेश्चन मुझे लगता है कि यूपीएससी का प्रिपरेशन करने वाले आज का लड़का जो थिंकिंग क्रिएचर नहीं है, सोचने वाला प्राणी नहीं है, वो क्वेश्चन तुजुक बाबरी में क्या कहा गया वो उठपटांग केवल लिखकर शब्द को भरकर आंसर में चला आएगा तो मार्क्स तो मिलने से रहे। फिर आपको जवाब देना है क्या वो सुसंस्कृत व्यक्ति है या सुसंस्कृत व्यक्ति नहीं है। क्या आप लोग दोनों लोग बहुत आज विलंब से, तो क्या लगता है, हां कहना चाहिए कि ना? कितने लोग हां और कितने लोग ना? तुम अपनी डफली अलग बजा लेते हो।
नहीं ठीक है, ह्यूमैनिटीज पेपर है, तुम ना कहने के भी लिए स्वतंत्र हो। एक बात दिमाग में रखो कि ऐसा नहीं है कि तुम सारी बातों में हाँ ही बोलोगे, ना भी बोल सकते हो। यू आर फ्री टू से नो, लेकिन तुम्हारे पास उसका प्रॉपर आर्गुमेंट चाहिए। हाँ सिद्ध करना सरल होगा। पहले एक सुसंस्कृत व्यक्ति का लक्षण देना होगा, मैं भी अभी कवर करूंगा, आपको पता चल जाएगा। तो मैंने बताया कि पहले हम लोग राजनीतिक इतिहास देखें, राजनीतिक इतिहास के बाद तब राजनीतिक इतिहास में 2 पार्ट बनेगा। प्रशासन, प्रशासन में कोई समस्या ही नहीं है, सीधे शुरू कर देना है। फिर केंद्रीय प्रशासन से तो अंतर भी आपको पता चल जाएगा। केंद्रीय प्रशासन, प्रांतीय प्रशासन, अब वहां पर तो एकता प्रशासन देखा था प्रॉपर, जिसको सूबा प्रशासन कहते, उसकी शुरुआत मुगल काल में होगी, उसको शुरू करने का श्रेय अकबर को होगा। प्रांतीय प्रशासन के बाद तुम स्थानीय प्रशासन आते हो, तो भले ही स्थानीय प्रशासन का विकास सल्तनत काल में हुआ हो, सिख और परगना का, लेकिन जिसे तुम कहते हो मानक स्थानीय प्रशासन, उसी आरंभ करने का श्रेय शेरशाह को दिया जाता है। और शेरशाह की परंपरा को मुगलों ने अपना लिया। तो स्थानीय प्रशासन तो शेरशाह ने ही विकसित कर दिया, लेकिन शेरशाह सूबा, मानक सूबा प्रशासन की शुरुआत नहीं कर सका था। तो शेरशाह मानक सूबा प्रशासन की शुरुआत नहीं कर सका था, तो मानक सूबा प्रशासन, सूबा कहते हैं प्रांत को, पहले 12 सूबा में अपने साम्राज्य को विभाजित करने का श्रेय अकबर को है, जो उसके शासन काल में 15 सूबा हो गया। तो मानक प्रशासन से मतलब है कि एक तरह का अधिकारी और सभी अधिकारियों का दायित्व निर्धारित हो, प्रशासनिक संरचना की मूलभूत विशेषताएं स्पष्ट हो। जब ये क्राइटेरिया को फुलफिल करता है तो उसे कहते हैं मानक। तो मानक सूबा प्रशासन यहां हो गया, मानक प्रांतीय प्रशासन वहां हो गया। और केंद्रीय प्रशासन में ही तुम देखोगे कि जैसे अधिकारी है, तो अधिकारी में जो महत्वपूर्ण विभाग जैसे सल्तनत में है तो मुगल में भी है। लेकिन अब गौर यह करना है कि सल्तनत काल में सुल्तान के द्वारा जो प्रशासनिक केंद्रीयकरण का प्रयत्न किया गया था, क्या मुगल काल में उससे ज्यादा प्रशासनिक केंद्रीयकरण है? और मुगल काल में अगर ज्यादा प्रशासनिक केंद्रीयकरण है तो वो केंद्रीयकरण का अवयव क्या है, कैसे प्रशासनिक केंद्रीयकरण बढ़ा है, तो सबको मैं इस तरह से तुमको स्ट्रक्चर ही बनवा दूंगा पढ़ते और लिखते समय। बुकलेट तो अपनी जगह है जिसको तुम रीडिंग मारोगे, इसका तो कोई विकल्प नहीं है, लेकिन क्लास में उस सबको मैं ऐसा स्ट्रक्चर बनवा दूंगा। लेकिन यार तुम लोगों ने सल्तनत काल में हमारे अभी तक इच्छा को फुलफिल नहीं किया। प्रोविंस को मैं हटा भी दिया, विजयनगर और बहमनी को, नो प्रॉब्लम एट ऑल। लेकिन मैंने भी तुम लोगों को राजनीति, प्रशासन, अर्थव्यवस्था, समाज और संस्कृति बताई है। इसका स्ट्रक्चर तो दिमाग में होना चाहिए। क्या एक काम तुम लोग करना, फिर भूल जाओगे। तुम लोग एक कॉपी अपना एक निजी बना के, जैसे रिवीजन के क्रम में, एक तो तुम लोग का टेस्ट तो देना ही है ना, तो उसमें तो रिवाइज होगा ही। तो रिवीजन के क्रम में तुम लोग ज्यादा नहीं 500-500, 600-600 शब्द में राजनीति पर, प्रशासन पर, अर्थव्यवस्था पर, समाज पर और संस्कृति पर अपनी भाषा और अपनी सहजता से लिख लेना। क्या आश्चर्य प्रकट कर रहे हो? तो आईएएस कैसे बनोगे? मैं जो कर सकता था तो मैक्सिमम तो मैंने तुम्हें कर ही दिया, इससे ज्यादा तो करना मेरे बस में ही नहीं। तुम्हारे पर दबाव डाल के दिमाग में भी उसको सेट कर दिया। अब उसको दिमाग में रखना, उसको प्रिजर्व करना, ये किसका काम है? तो तुम लोग सभी लोग उसको ट्राई कर रहे हो, लिख रहे हो। देखो कहीं भी व्यस्त है, तुम कहोगे हम जीएस में व्यस्त है, वहां भी तुम समय ही बर्बाद कर रहे हो। जो चीज तुम नहीं लिख सकते हो, सिर्फ जो अमुक जी पढ़ा रहे हैं, इससे काम नहीं चलता है। आपको उसको थाती को बचा के रखना पड़ता है। तो अब जनरल स्टडी में तुम क्लियर हुआ नहीं, लेकिन हिस्ट्री में तो मैंने तुमको क्लियर कर दिया। तो जो पूंजी तुम्हारी है, जो तुम्हारा स्ट्रेंथ है, ऑप्शनल पेपर तो तुम्हारा रिजल्ट पर बहुत इंपैक्ट करेगा। तो वहां तो जीएस में स्थिति है कि सभी हमाम में वही हैं, सब एक दूसरे को अनुमान से ही काम कर रहे हैं। लेकिन यहां तो तुम्हारे पास पुख्ता है ना। तो बुद्धिमानी क्या है कि निश्चित को छोड़ के अनिश्चित की तरफ क्यों जा रहे हो? तो निश्चित है, तुम्हारा तैयार है, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है, तुम इतने सारे टेस्ट दे चुके हो, तुम क्वेश्चन कर चुके हो, तो तुमको इसको बचा के रखना तो सहज है। और जो तुम्हारा क्लियर ही नहीं है, उस पर भी तुम इक्वल टाइम दे रहे हो, इस पर भी इक्वल टाइम दे रहे हो, तो बुद्धिमानी यह है कि पहले इस पर टाइम दे दो ना थोड़ा सा, उधर से टाइम 1-2 घंटा कट वोट सल्तनत का लिख लो, कितना लगेगा? मैंने 2-2 घंटा हम सारे पाठ पर देते हैं, 2 राजनीति पर, 2 अर्थव्यवस्था पर, 2 समाज पर और 2 घंटे संस्कृति पर। तो टोटल 8 घंटे तुमको लगेंगे उसको तैयार करने। वो मैं भी कर सकता हूं, लेकिन फिर वो मेरा रहेगा, तुम्हारा अपना नहीं होगा। तुमने जो समझा है, मैंने एकदम 600 शब्द में इल्तुतमिश से लेके और ये मोहम्मद गोरी से लेके तुर्कों का ऐसा हुआ, उसने सुल्तान ने किस प्रकार से किया, वहां तक आके लोधी तक आके कैसे राजनीति की संरचना बदली, फिर प्रशासन में जो इस तरह से केंद्रीय, प्रांतीय, एकता प्रशासन और यहाँ
स्थानीय प्रशासन, भूराज प्रशासन डेवलप किया, इस तरह से संरचना जहां पर केंद्रीयकरण पर उनका बल था ये लेकिन अफगानों के समय आकर वो केंद्रीयकरण की संरचना कमजोर हो गई। फिर वहां से अर्थव्यवस्था पर आओगे कि कैसे जब उनका आगमन हुआ तो उन्होंने कृषि अर्थव्यवस्था में ये परिवर्तन लाया, नई तकनीकी लेकर आए, जिससे शिल्पों और उद्योगों का विकास हुआ, वाणिज्य व्यापार का विकास हुआ, एक सामुद्रिक व्यापार उस काल में विकसित है। वैसे यह श्रेय अधिकतर यूरोपीय कंपनियों को दिया जाता है जिन्होंने भारत में व्यापारिक क्रांति लाई, लेकिन सामुद्रिक व्यापार उनसे पहले भी इंडिया में विकसित रही थी और तब करके उस समय एक्सपोर्ट इंपोर्ट वगैरह वाले, मतलब बहुत डिटेल्स में नहीं जाना है उसका भाव को लेके और इकोनॉमी पर 600 शब्द में, ज़्यादा अगर 700 हो जाए तो कोई नहीं, उसमें कोई ऐसा तो है नहीं। तुमको अपने समझ उसके समाज में कैसे, समाज का पहले लंबवत विभाजन था, अब क्षैतिज विभाजन हो गया, समाज पर किस तरह से कौन कौन सा इम्पैक्ट पड़ा। उसी तरह संस्कृति पर, संस्कृति में थोड़ा थोड़ा में ही किसने भाषा और साहित्य पर क्या प्रभाव डाला, स्थापत्य पर क्या प्रभाव डाला, समझ रहे हो नहीं। तो उसमें तुम्हारा इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा तुम्हारे अपने ऊपर, तो कितने लोग ट्राई करोगे ईमानदारी से? वेरी गुड, तुम्हारा हाथ आधा उठाया, ट्राई कर रहे हो कि नहीं? हाँ 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 हाँ। तो मेरे विचार से 8 घंटे समय निकालकर, अब देखो समय की तो सबको कमी रहती है, मुझे भी रहती है, तो ये हो जाएगा। तो उसको तुम लोग अपना पैकअप कर लो। अब जब मुगल पर चलोगे तो मुगल पर हम ज्यादा डिस्टर्ब, इसलिए तुम लोग को मैंने संडे को, जो सल्तनत वाले हैं उनको संडे को टेस्ट रख दिया है कि मंडे के बाद फिर अब मुगल पर तुम्हारा पूरा ध्यान, मुगल तो आज से ही ध्यान तुम्हारा, आज भी तुम मिस नहीं करोगे, लेकिन फिर मुगल पर तुम्हारा पूरा ध्यान होना चाहिए। तो इसमें भी हम तुमको राजनीति कराएंगे, प्रशासन कराएंगे, अर्थव्यवस्था कराएंगे, समाज कराएंगे, संस्कृति कराएंगे, और आज साइंटिफिक वे में होगा तो आपको कोई ऐसी दिक्कत नहीं होगी। पहले हमने तुमको आज का जो एक मैटर दिया है उसमें हमने लिया है टॉपिक। देखो इतने टॉपिक पर तुम्हें हमारे साथ कमांड करना होगा। पहले टॉपिक निकालो, और टॉपिक में पहला देखते हो मुगल साम्राज्य की स्थापना। अब स्थापना में पहले हम लोग बाबर और हुमायूं की चर्चा करेंगे, बाबर और हुमायूं। फिर उसके बाद आते हैं तो आपका टर्म आता है तुजुक बाबरी का अध्ययन स्रोत एवं साहित्यिक सामग्री के रूप में मूल्यांकन, हुमायूं के व्यक्तित्व का मूल्यांकन। ये दो आपका क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से हम दिमाग में रखते हैं, यहां से लेके आपको स्टेट तक कहीं पूछ सकता है। हालांकि बाबर पर भी मैं 2 क्वेश्चन फॉर्म करूंगा, एक तो तुजुक बाबरी पर फॉर्म करूंगा और एक क्वेश्चन अलग से फॉर्म करूंगा। फिर शेरशाह तथा अफगान साम्राज्य, शेरशाह का उद्भव, व्यक्तित्व मूल्यांकन, प्रशासन के क्षेत्र में योगदान एवं अन्य उपलब्धियां। तो शेरशाह में आपको सारे एस्पेक्ट करने हैं, कोई एक एस्पेक्ट नहीं करना है, उसका साम्राज्य निर्माण से लेकर उसके अन्य योगदान तक। जैसे प्रशासन के क्षेत्र में उसका बड़ा योगदान है, उसने अर्थव्यवस्था को भी गति दी। मध्यकाल में पहला शासक है जो यह सोचता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के माध्यम से हम अर्थव्यवस्था को एक नई गति देंगे। तो शेरशाह के काल को हम लोग कवर कर लेंगे। फिर आपका आता है एक महान शासक अकबर, अकबर तथा साम्राज्य का सुदृढ़ीकरण। इसमें आपका आता है साम्राज्य निर्माण, राजत्व की नवीन अवधारणा, प्रशासनिक सुधार, गैर मुस्लिमों के प्रति नीति, धार्मिक नीति, समाज सुधार के लिए उठाए गए कदम तथा सांस्कृतिक उपलब्धियां। मैंने अकबर के सारे एस्पेक्ट आपको कवर करने हैं। फिर आपका आता है जहांगीर तथा शाहजहां। इसमें हम लोगों को देखना है राजपूत तथा धार्मिक नीति, निरंतरता तथा परिवर्तन। नूरजहां का जुंटा हो गया, जुंटा होगा, जो होना चाहिए, जुंटा की अवधारणा, जो जुंटा कहते हैं चौकड़ी को, हिंदी में चौकड़ी कहते हैं, अंग्रेजी में उसको कहते हैं JUNTA, जुंटा। फिर हम लोग चले आएंगे प्रशासन पर। प्रशासन पर देखेंगे मुगल राज्य का स्वरूप, मुगल राजत्व पर तुर्की मंगोल प्रभाव, केंद्रीय प्रशासन, सूबा प्रशासन, स्थानीय प्रशासन, मनसबदारी एवं जागीरदारी, भू राजस्व प्रशासन, अमीर वर्ग की संरचना, न्याय व्यवस्था, मुगल सैन्य संरचना। इतने एस्पेक्ट हम लोग कर लेंगे तो प्रशासन में कोई भी पार्ट छूटेगा नहीं। फिर हम लोग आएंगे मुगल अर्थव्यवस्था पर। अर्थव्यवस्था में हमारे टॉपिक होंगे कृषि अर्थव्यवस्था, गैर कृषि उत्पाद तथा शिल्प एवं उद्योग, व्यापार, आंतरिक एवं बाह्य व्यापार, पुर्तगीज कंपनी, ब्रिटिश एवं डच कंपनी तथा व्यापारिक क्रांति। जैसे ब्रिटिश और डच कंपनी के आगमन के बाद हिंदुस्तान में एक व्यापारिक क्रांति की परिकल्पना की गई। मॉडर्न हिस्ट्री में भी इसकी ये एस्पेक्ट आता है और मिडिवल में भी आता है। मुद्रा एवं बैंकिंग तथा बीमा, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि इस काल में सल्तनत काल की तुलना में आप इकोनॉमी में नए नए डायमेंशंस का जुड़ाव देखोगे। और फिर नगरीकरण, नगरीकरण इससे जुड़ा हुआ एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट है मुगल कालीन समाज, जमींदार वर्ग तथा किसान, ग्रामीण संरचना, स्त्रियों की दशा। ये 2 पर विशेष रूप से हमें गौर करना है। मुगल साम्राज्य का विघटन, कृषि संकट एवं जागीरदारी संकट, 17वीं सदी का संकट। अब मुगल साम्राज्य के विघटन में और भी बहुत सारे एस्पेक्ट आते हैं, उसमें जो 17वीं सदी का संकट है वो बड़ा ही मुख्य एस्पेक्ट है, तो इस पर क्वेश्चन भी आपको प्रायः पूछते हैं। और फिर उसके आगे आता है मुगल संस्कृति, फारसी एवं भारतीय भाषा साहित्य, उर्दू भाषा साहित्य का विकास,
मुगल काल में भक्ति एवं सूफी आंदोलन, मुगल स्थापत्य, चित्रकला, संगीत कला, क्षेत्रीय स्तर पर स्थापत्य, चित्रकला एवं संगीत का विकास, बीजापुर एवं गोलकुंडा राजपूत राज्य। अब सिख पंथ, अहोम राज्य, दारा सिखों का सांस्कृतिक योगदान, महत्वपूर्ण एवं प्रतिभाशाली मुगल महिलाएं तथा हरम में उनकी भूमिका। अब ये जो भी मैंने मुगल, चूंकि दो दो बुक आ चुकी है मुगल हरम पर और महिलाओं के योगदान पर, तो इस पर भी हम टॉपिक को समेट रहे हैं। और लास्ट है 18वीं सदी में भारत में राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक स्थिति, अंधकार का युग अथवा प्रगति का काल। तो ये आपका एक डार्क एज का बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब देखो बच्चे, आज घर पर मैंने इसको लिखित रूप में दे दिया है, थोड़ा सा मैं पहले आपको इतिहास लेखन पर प्रकाश डाल देता हूं। मुगल काल का इतिहास लेखन अभी तुमने पढ़ा नहीं हुआ है, तुम इसको घर पर जाके पढ़ोगे और इसको एक बार देखोगे। मैं आपको बताना चाहूंगा कि बेसिकली देखो, इतिहास लेखन की बेसिक समझ होनी चाहिए, क्योंकि आज जो क्वेश्चंस के टाइप पूछे जाते हैं उसमें इतिहास लेखन की समझ रहने से अच्छा होता है, लेकिन उसमें यह भी ध्यान रखना पड़ता है कि इतिहास लेखन एक बार आपको पढ़ने, मैं अभी आपको समझा दूंगा, उससे इतिहास लेखन नहीं बनेगा। इतिहास लेखन की समझ बनाने के लिए हर एक टॉपिक में हमें प्रयास करना पड़ेगा। और वहाँ पर जो क्वेश्चन नॉर्मली आते हैं वो इतिहास लेखन, जैसे आप देखो, मैं एक साधारण सी बात होता हूँ, बीपीएससी में ही पूछा कि क्या मुगल 17वीं सदी मुगल साम्राज्य का पतन मुगल अर्थव्यवस्था में अधोगति को दर्शाता है? परीक्षण कीजिए। तो पहले तो हिंदी माध्यम के बच्चों को प्रॉब्लम हो जाता है, अधोगति मतलब, हम अधिकतर जो मैं जाता हूं पढ़ाने तो मुझे लगता है कि कितना जो डे टू डे लाइफ के जो शब्द होते हैं उसमें बच्चों को समझाना पड़ता है। कई बार बच्चे स्लिप भेजते हैं कि सर ऐसे ऐसे आस्था और विश्वास में क्या अंतर है। तो मुझे लगता है कि पता नहीं, इन्होंने रोटी कपड़ा और मकान के अलावा कभी कुछ सोचा नहीं है। तो तुम लोग देखो, तुम लोग कोई भी चीज कहते तो हो, लेकिन कभी तुमने अपने आप को आत्म परीक्षण करके देखा है? तुम कहते हो कि हिंदी माध्यम में रिजल्ट कम हुआ, आत्म परीक्षण करके देखो कि बच्चों का लेवल क्या है, और उन्हीं पंख पैउधी से तुम लोगों को ऊपर खींचने की कोशिश कर रहा हूं। लेकिन अब आस्था और विश्वास तो मेरा काम नहीं है समझाना ना, ये तो तुमको अपने हाथ से प्रयत्न करना पड़ेगा। और अगर तुम्हारा लेवल इतना पढ़े तो तुमको एग्जामिनेशन को थोड़ा सा स्लो डाउन करके अपने टाइम को बढ़ा के ये सब सीखना पड़ेगा। अब तुम क्लास में भाषा सीखोगे, मैं भाषा सिखाऊंगा, बर्तनी सिखाऊंगा, या एक वचन और बहुवचन सिखाऊंगा, कि मैं तुम्हें इतिहास सिखाऊंगा, या फिर ह्यूमैनिटीज के बाकी अप्रोच के बारे में बताऊंगा। तो ये बहुत कठिन समस्या है। संयोग से आप लोगों के क्लास में अच्छे बच्चे हैं, जीएस वर्ल्ड में भी हमको अधिकतर अच्छे बच्चों का वहाँ भी हमारा एक्सपीरियंस रहा है कि मार्केट के बच्चों से वहाँ भी बच्चे अच्छे हैं। और इसका कारण है कि हमने जो उनको समझाया है कि भाई तुम थिंकिंग क्रिएचर बनो, तो कम से कम हर बैच में 50-60 बच्चे थिंकिंग पर काम कर रहे हैं और वो लोग उसमें जोड़ने का काम वहाँ कर रहे हैं। इसलिए मैंने देखा कल पुष्पेश पंसर और मेरा डिबेट था वर्ल्ड हिस्ट्री और आईआर का इंटीग्रेटेड अप्रोच का, तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि मैं पीछे जाके जहाँ भी दृष्टांत लेता था, अटलांटिक चार्टर की बात करता था, या पीछे मुड़कर मैं अगर उनसे विल्सन्स 14 पॉइंट प्रोग्राम की बात करता था या डीकोलोनाइजेशन की बात करता था, तो जहाँ जहाँ जिन बातों को हमने टच किया, या क्यूबा मिसाइल क्राइसिस की बात या सुएज कैनाल क्राइसिस की बात, तो बच्चे लोगों ने उसको एक्नॉलेज करते थे और वो जुड़ते थे उस बहस से। हालांकि उस बहस को मैंने ओपन नहीं किया हुआ था कि बच्चे, क्योंकि बच्चे को फिर क्वेश्चन पूछने के लिए ओपन कर देते तो फिर क्लास आगे ही नहीं बढ़ता। तब बच्चों के मन में बड़ी बड़ी जगह था, तब व्यक्तिगत पहले शुरू करते हैं, वो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय से तब चले जाते हैं व्यक्तिगत पर, तो उससे क्लास डिस्टर्ब हो जाता है। कुछ तो उस तरह से माइंड ये करना पड़ता है। लेकिन मुझे एक एक्सपीरियंस रहा कि हाँ बच्चे, तो तुम अगर जो पढ़ सकते हो, पढ़ने के बाद लिख सकते हो, वही तुम्हारा एक्चुअल परफॉर्मेंस होता है। तो अगर जो बच्चा अपने आप को अभिव्यक्त कर सकता है और थोड़ा सा वो सोचने की अपनी क्षमता डेवलप कर सकता है, यूपीएससी उसी के लिए। यूपीएससी उन बच्चों के लिए है ही नहीं जो बेसिक शब्द पर अटके पड़े, तो उसके लिए फिर उनको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। बेसिक शब्द, भाषा कम से कम ऐसी होनी चाहिए जो अपने आप को अभिव्यक्त कर सके। तो मैं इसे बता रहा था कि अधोगति, तो अधोगति का तो मतलब समझते होगे, अधोगति का क्या मतलब होता है? नीचे गिरने का। तो अब एक बच्चा अगर पहले तो बीपीएससी में कोई बच्चा लिख रहा होगा तो उसको ये समझ में ही नहीं आ रहा होगा कि मुगल अर्थव्यवस्था में अधोगति का, पहले वो अधोगति खोजा होगा, खैर अंग्रेजी में ऊपर लिखा होगा कि द डिक्लाइनिंग ट्रेंड इन इंडियन इकोनॉमी। तो डिक्लाइनिंग ट्रेंड इन इंडियन इकोनॉमी से अगर अधोगति नहीं भी समझा होगा तो समझ गया होगा। अब पहले उसके सामने समस्या यह आएगी कि हम अधोगति शब्द का मतलब क्या लगा, मतलब कैसे अधोगति हुआ, मतलब डिक्लाइनिंग कैसे हुआ, और क्या हम मुगल अर्थव्यवस्था में डिक्लाइन को मुगल साम्राज्य के विघटन से जोड़ें। तो उसको जोड़ने के लिए पहले तो समझना पड़ेगा कि अर्थव्यवस्था में डिक्लाइन कैसे हुआ। तो मान के चलो कि 50% बच्चे तो तभी हट जाएंगे कि उनको अधोगति ही पता नहीं हो कि हुआ कैसे, मतलब हम डिक्लाइनिंग ट्रेंड किसको माने। तो 50% बच्चे को तो पता ही नहीं होगा, वो हट गया, वो तो क्वेश्चन को ऐसे भी करने से रहे।
अब 50% बच्चों में 25% बच्चे जानेंगे कि जागीरदारी संकट और कृषि संकट, जिसको एक को सतीश चंद ने दूसरे को इरफान हबीब ने दिया है, वह मुगल अर्थव्यवस्था में अवनति का द्योतक था। तो अब वो 25, अब और मुझे लगता है कि पेपर देने वाले 1 या 2% बच्चे इस बात को समझेंगे कि जो सतीश चंद्रा और इरफान हबीब ने जो पतन का विचार दिया है, वो पतन का विचार भी चैलेंज हो चुका है। आज वो पतन का विचार भी स्टैंड नहीं करता है, क्योंकि जो संकट शब्द जो दिया है, जागीरदारी संकट और कृषि संकट, उस विचार को मुजफ्फर आलम, संजय सुब्रमण्यम, चेतन सिंह, कैरेन लियोनार्ड जैसे विद्वानों ने, जैसे संशोधनवादी लेखक कहते हैं, उन्होंने चैलेंज कर दिया है और उन्होंने यह सिद्ध करने का प्रयास किया है कि मुगल साम्राज्य का पतन आर्थिक संकट के कारण नहीं हुआ, बल्कि आर्थिक समृद्धि के कारण हुआ। और वह तर्क देते हैं कि वे आर्थिक संकट का ही को, क्योंकि 17वीं सेंचुरी का वह टाइम है जब यूरोपीय व्यापार अपने चरम पर है और यूरोप से बड़ी मात्रा में कीमती धातु साम्राज्य के अंदर आ रहा है। तो अगर बड़ी मात्रा में कीमती धातु आ रहा है तो फिर पतन क्यों, संकट क्यों? तो एक तो भारत में कीमती धातु का आगमन हो रहा है, और दूसरा फैक्टर वो दिखाते हैं कि आखिर यूरोपीय कंपनियों ने भारत में नए प्रकार के अनाजों को इंट्रोड्यूस किया। तो नगदी फसलों की खेती बड़ी मात्रा में भारत में हो रही है, और जब नगदी फसलों की खेती हो रही है तो कृषि के क्षेत्र में भी समृद्धि दिख रही है। तो उसको हम विघटन और पतन से क्यों जोड़े? तो अब 2% बच्चा अगर इस थियरी को भी जानता होगा तो अब उसको स्टैंड लेने का प्रॉब्लम होगा कि भाई हम इस पतन को माने कि उत्थान को माने, इसमें हां बोले कि ना बोले, और फिर उसको थरथराना शुरू करेगा। और 1% बच्चा इसमें स्टैंड लेगा कि भाई देखो, संकट की अवधारणा को हम पूरी तरह नहीं नकार सकते, लेकिन तब है कि हम संकट को ही एकमात्र कारण ना माने, बल्कि माने कि मुगल साम्राज्य एक विशाल साम्राज्य था, इसमें इसका व्यापक अखिल भारतीय विस्तार था और इसमें बहुत अधिक इसके अंदर जटिलता थी, इसलिए इसके पतन के लिए एक कारण उत्तरदायी नहीं है, कहीं इसके लिए संकट उत्तरदायी है तो कहीं इसके लिए समृद्धि भी उत्तरदायी है। अब समृद्धि उत्तरदायी है को समझाएंगे तब तुम समझोगे। समृद्धि उत्तरदायी को बताते हैं, जैसे बरेली है, अवध है, तो ये समृद्धि क्षेत्र जब पैदा हुआ तो नीचे जो सूबादार है उसको तो बहुत पैसा ऊपर देना पड़ रहा है, क्योंकि ऊपर उसका दबाव है। तो नीचे के स्तर पर सूबादार थे, जागीरदार थे और जमींदार थे, वो सब आपस में गठबंधन बना के मुगल सत्ता को ही चैलेंज करके अपने आप को स्वतंत्र कर लिया कि अगर हम स्वतंत्र होंगे तो यहाँ के समृद्धि का लाभ हम उठाएंगे। ये है विघटन का एक सिद्धांत जो इन लोगों ने दिया है। और इरफान हबीब और सतीश चंद्रा ने जो दिया था वो दिया था कि आर्थिक तंगी के कारण ऐसा हुआ। तो कहीं पर समृद्धि के कारण भी विद्रोह हो रहा है तो कहीं पर तंगी के कारण भी हो रहा है। तो आप समझ सकते हो कि इतिहास लेखन की समझ नहीं होगी तो क्वेश्चन के साथ जस्टिस नहीं कर पाएगा ना। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? ना अब उसी तरह मैं तुमको उदाहरण बताता हूं। जैसे अब हम यहां पर आपको जो आज मैटर दिया है उसमें पहला थोड़ा सा मैंने सोचा कि इतिहास लेखन की पहले मैं बेसिक झलक आपको दे दूं। हालांकि बेसिक झलक से आपको नहीं होगा, जब मैं टॉपिक टू टॉपिक जब धीरे धीरे इसको एक्सपेंड करूंगा तो फिर आपको इसकी समझ में आएगी। जैसे देखो, पहला आप देख रहे हो कि राष्ट्रवादी दृष्टिकोण हमने दिया है। तो इतिहास लेखन में आप इसको मानकर चलिए कि साम्राज्यवादी दृष्टिकोण भी एक है और राष्ट्रवादी दृष्टिकोण भी है। तो साम्राज्यवादी इतिहास लेखन मैंने यहां पर दिया है। सबसे पहले हमने राष्ट्रवादी दृष्टिकोण ही दिया है। अभी राष्ट्रवादी दृष्टिकोण क्या है देखिए, पहले साम्राज्यवादी ही आपको बता देते हैं। साम्राज्यवादी के बाद फिर हमको मार्क्सवादी समझाने में ज्यादा सहूलियत होगी, इसलिए पहले राष्ट्रवादी ही बता देते हैं। देखो, जब हम राष्ट्रवादी इतिहास लेखन का दृष्टिकोण राष्ट्रवादी दृष्टिकोण करते हैं तो इसका मतलब है कि विद्वानों का एक ऐसा वर्ग जो राष्ट्रीय आंदोलन के उपज थे या जो सबसे पहले मुगल काल पर लिखना शुरू किया। तो जब हम राष्ट्रवादी इतिहास लेखन कहते हैं तो राष्ट्रवादी इतिहास लेखन में पहले दो ग्रुप बढ़ जाता है। एक ग्रुप है जिसको हम कहते हैं सांप्रदायिक राष्ट्रवादी और दूसरा ग्रुप है जिसे हम कहते हैं धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रवादी। तो जो सांप्रदायिक राष्ट्रवादी है, गौर करना मेरी बात है, उस पर लिखा हुआ है, तुम पढ़ोगे समझ में आ जाएगा। पहले हम जब राष्ट्रवादी की बात करेंगे तो दो भागों में बांटेंगे, एक सांप्रदायिक राष्ट्रवादी, दूसरा धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रवादी। अब सांप्रदायिक राष्ट्रवादी में भी दो सब गुट बन गए, दो गुट बन गए। एक है हिंदू संप्रदायवादी, दूसरा मुस्लिम संप्रदायवादी। तो जो हिंदू संप्रदायवादी है वो यही स्टैब्लिश करने की कोशिश करता है
कि अकबर एक महान शासक था और औरंगजेब एक कट्टर शासक था। और औरंगजेब और अकबर की उदार धार्मिक नीति और गैर मुसलमानों के प्रति नीति, यानी उदार धार्मिक नीति और राजपूत नीति के कारण मुगल साम्राज्य जैसे एक शक्तिशाली साम्राज्य की स्थापना हुई थी, परंतु औरंगजेब के द्वारा उसके उलट दिए जाने के कारण मुगल साम्राज्य का विघटन हो गया। उनका सीधा सा यही थियरी था। अब इस इतिहास लेखन को प्रोत्साहन मिल रहा है सर जदुनाथ सरकार, आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव, इस तरह के हिस्टोरियन के द्वारा इसे समर्थन मिल रहा था। तो ये मान्यता नॉर्मली मानकर चलते थे, इसलिए तुम देखोगे कि पुराना अभी भी जो राष्ट्रवादी परंपरा वाली पुस्तकें हैं उसमें यही सिद्ध करने का प्रयास किया गया कि अकबर महान की नीतियों ने मुगल साम्राज्य को एक शक्तिशाली साम्राज्य के रूप में स्थापित किया और औरंगजेब के द्वारा उस नीति को उलट दिए जाने के कारण मुगल साम्राज्य का विघटन हुआ। दूसरा सब स्कूल, दूसरा जो गुट है उसके बारे में मैंने बताया कि वह था मुस्लिम सांप्रदायिक गुट। इस मुस्लिम सांप्रदायिक गुट का प्रतिनिधित्व कर रहा था आई.एच. कुरैशी। जैसे आपको हिंदू सांप्रदायिक गुट है और हिंदू सांप्रदायिक इतिहास लेखन उसका प्रतिनिधित्व कर रहे थे सर जगन्नाथ सरकार और आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव, उसी प्रकार से मुस्लिम सांप्रदायिक का प्रतिनिधित्व कर रहे थे आई.एच. कुरैशी। ये आई.एच. कुरैशी, देखो दुर्भाग्य है कि आई.एच. कुरैशी ये सेंट स्टीफेंस कॉलेज के प्रोडक्ट थे और सेंट स्टीफेंस यही दिल्ली में, आप उसका नाम सुना होगा आपने। ये बड़ा ही सेकुलर कॉलेज, सेकुलर अप्रोच इसका रहा है। वैसे भी क्रिश्चियन मिशनरी का है, इसको हिंदू और मुस्लिम संप्रदायवाद से कोई मतलब नहीं है। तो आई.एच. कुरैशी की शिक्षा दीक्षा वहीं हुई थी। फिर आई.एच. कुरैशी इसके बाद यहाँ से जब भारत का विभाजन हुआ था तो पाकिस्तान चले गए और पाकिस्तान जाकर ही रोड द फर्स्ट हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान जाकर उन्होंने पाकिस्तान का पहला इतिहास लिखा था। तो पाकिस्तान में जब वो इतिहास लिख रहे थे तो उसमें वो स्वतंत्र रूप से, वो पाकिस्तान का पहला इतिहासकार आई.एच. कुरैशी ही है। हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान उन्होंने ही लिखा है। जब पाकिस्तान पैदा हुआ तो पहली जन कुंडली उन्होंने ही बनाई। तो वहां पर उन्होंने जो इतिहास लिखा उसमें उन्होंने यह दिखाने का प्रयास किया कि अकबर की मुस्लिम विरोधी नीति, माने अकबर हिंदू पक्षधर और मुस्लिम विरोधी था। अब देखो उसका इंटरप्रिटेशन क्या है कि अकबर हिंदू पक्षधर और मुस्लिम विरोधी था। तो अकबर की मुस्लिम विरोधी नीति के कारण जो हिंदू है वो बड़े उद्दंड और अनुशासनहीन हो गए थे, इसलिए औरंगजेब को हिंदुओं को अनुशासित करने के लिए कठोर नीति अपनानी। खैर आई.एच. कुरैशी हमारी समस्या नहीं है, वो पाकिस्तान गए, उनके साथ हमारी समस्या हल हुई। और पार्टीशन ऑफ इंडिया के बाद इस तरह के इतिहास लेखन का से कोई खतरा नहीं रह गया, क्योंकि कोई इस तरह का इंटरप्रिटेशन इंडिया में चल ही नहीं पाया। इंडिया में खतरा हिंदू सांप्रदायिक इतिहास लेखन ही बना रहा। उसके बाद मैंने आपको बताया कि एक्चुअली राष्ट्रवादी इतिहास लेखन दो भागों में बट गया था। एक था सांप्रदायिक राष्ट्रवादी, जिसमें दो गुट के बारे में मैंने बता दिया, हिंदू संप्रदायवादी और मुस्लिम संप्रदायवादी। और दूसरा गुट है जिसको आप कहते हो धर्मनिरपेक्ष संप्रदायवादी। तो जो धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रवादी, एक हुआ सांप्रदायिक राष्ट्रवादी, दूसरा हुआ धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रवादी। तो ये धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रवादी गुट है, उसका प्रतिनिधित्व कर रहे थे ए.के. मजूमदार, अंबिका चरण मजूमदार जैसे इतिहासकार। अब ये अंबिका चरण मजूमदार जैसे इतिहासकार ये राष्ट्रीय आंदोलन के ऊपर थे। आपने अंबिका चरण मजूमदार का नाम सुना भी होगा, उन्होंने कांग्रेस को प्रिजाइड किया था लखनऊ अधिवेशन। तो जो अंबिका चरण मजूमदार थे वह एक तरह से वो सेकुलर हिस्टोरियन थे लेकिन राष्ट्रवादी थे। तो धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रवादी में अंबिका चरण मजूमदार थे। अंबिका चरण मजूमदार ने जो इतिहास लिखा है मुगल काल का, वो अपेक्षाकृत उन्होंने संतुलित बनाने की कोशिश की है। कम से कम संप्रदायवाद और धर्म के प्रभाव में वो नहीं लिखते हैं। लेकिन एक कहावत आपने सुनी होगी कि सावन के अंधे को हरी हरी दिखाई देता है। तो राष्ट्रीय आंदोलन के ऊपर थे तो उनका दृष्टिकोण स्वाभाविक रूप से ब्रिटिश विरोधी थी, जो होना ही था। लेकिन उन्होंने, उनसे एक मिस्टेक इन लेखकों से यह हुआ कि जैसे उन्होंने जब ब्रिटिश साम्राज्य की बात जब हुई तो उन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य का जमकर विरोध किया और लोहा लिया। यहां तक तो ठीक है, होना भी चाहिए। लेकिन उन्होंने धोखे से ब्रिटिश साम्राज्य को मुगल साम्राज्य का बच्चा समझ लिया, शिशु समझ लिया। तो जब मुगल साम्राज्य का शिशु समझ लिया तो वो ब्रिटिश साम्राज्य का विरोध करने के क्रम में मुगल साम्राज्य का ही विरोध करते चले। और इसी क्रम में वो मुगल साम्राज्य को कहीं ना कहीं ब्रिटिश की तरह विदेशी मान लिया। और यही वजह है कि क्षेत्रीय स्तर पर जिन नेताओं ने कमान संभाला मुगल साम्राज्य के विरुद्ध, उसे उन्होंने राष्ट्रीय नायक के रूप में चित्रित करना शुरू कर दिया। जैसे महाराणा प्रताप राष्ट्रीय नायक थे,
शिवाजी राष्ट्रीय नायक थे। तो इस तरह से क्षेत्रीय नेताओं को राष्ट्रीय नायक से की तरह चित्रित करने का मुख्य वजह हुई उनका ब्रिटिश विरोध और कहीं ना कहीं मुगल ब्रिटिश साम्राज्य की विरासत को मुगल साम्राज्य की विरासत मान लेना। इसलिए मुगल साम्राज्य के अगेंस्ट में जो भी क्षेत्रीय नेता खड़ा हुआ उसमें 3 तो कम से कम महत्वपूर्ण है। एक महाराणा प्रताप है राजस्थान में, शिवाजी है महाराष्ट्र में और लेवित फुकन है असम में। अहोम था जिसने सामना किया था मुगलों का। इन सबको इन्होंने आइडियलाइज कर दिया। तो इसी क्रम में देखो अब होता क्या है कि तुम लोग जैसे क्वेश्चन देखते हैं, तुम ही लोग का क्या, तुम लोग तो अभी खैर, मैं बहुत एक्सपीरियंस देखता हूँ ये समस्या मैं नॉर्मली अध्यापकों में भी देखता हूँ कि क्वेश्चन देखने के बाद नॉर्मली उनको इन समझ में नहीं आता है कि इस क्वेश्चन को हम कौन सा डायरेक्शन दे, या कई बार बहुत घबरा जाएंगे। 1-2 बार तो कई लोग हमसे सुझाव लेने भी आए कि सर इस तरह का क्वेश्चन होगा तो औरंगजेब पर हम क्या लिखेंगे। हम कहते हैं भाई एक्सपीरियंस का क्या मतलब हुआ, क्वेश्चन खुद इशारा देता है। हमें अगर सारा विचार पता हो तो क्वेश्चन खुद इशारा दे देता है। क्वेश्चन की इशारा को अगर समझ गए तो आप अनुभवी हैं, क्वेश्चन के इशारा को नहीं समझा तो अनुभवी नहीं है। अब मैं बताता हूं कि 1986 में बीपीएससी में और 1989 में यूपीएससी में एक ही क्वेश्चन पूछा था। दोनों का एकदम सेम था क्वेश्चन। सॉरी 1999 में यूपीएससी में और 1986 में बीपीएससी में, दोनों एकदम सेम क्वेश्चन था कि देशभक्ति ही महाराणा प्रताप का एकमात्र अपराध था। टिप्पणी कीजिए, देशभक्ति ही महाराणा प्रताप का एकमात्र अपराध था। टिप्पणी कीजिए, क्या लगता है? क्वेश्चन, हर क्वेश्चन के अंदर से एक आवाज निकलती है, कान ऐसे डालोगे तो आवाज सुनाई दे। कितने लोगों को इस क्वेश्चन की आवाज सुनाई दे गई? क्या बोल रहा है क्वेश्चन? तुम अपना ज्ञान का उपयोग कर रहे हो कि क्वेश्चन का संकेत को समझ रहे हो? अभी थोड़े समय के तुम अपना ज्ञान स्थगित कर दो और क्वेश्चन के संकेत को समझो। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन क्या इशारा कर रहा है? तुम्हारे अंदर की आवाज इतनी स्ट्रांग थी कि तुम क्वेश्चन की आवाज को नहीं समझ पाए। वो तो बता रहा है, उसका संकेत क्या है कि आपको क्या करना है, एग्री करना चाहिए, डिसएग्री करना चाहिए, वो तो बाद की चीज है। तुम लोग क्वेश्चन, तो देखो जस्ट 1 मिनट, तुम लोग क्वेश्चन के शब्दावली पर गौर कर। तुम लोग इतना, मैंने कहा ना कि तुम लोग इतनी हड़बड़ी में रहते हो कि क्वेश्चन का विश्लेषण ही नहीं कर पाते। और जब तक क्वेश्चन का विश्लेषण नहीं कर पाओगे, आई एम सॉरी, देन यू विल डू नथिंग। यहां पर देखो क्वेश्चन को कैसे पकड़ा जाता है। देशभक्ति ही एकमात्र, कलम से करो, ही एकमात्र। संकेत मिल गया हमको कि ये चाह रहा है कि हम डिसएग्री करें। अगर वहीं पर वह देता कि महाराणा प्रताप के कई अपराध हो सकते हैं लेकिन उनका एक छोटा सा अपराध देशभक्ति भी था, बस तुरंत कहते कि इसका संकेत है कि हम एग्री कर जाए। समझ रहे हो? ये तुम्हारे स्तर पर नहीं कर रहा हूं, ये समस्या अध्यापक के स्तर पर भी है। उतरे जाएंगे पीछे, औरंगजेब क्या किया, अकबर क्या किया। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? मार्केट में तो 5 प्रकार के व्यू है। क्वेश्चन जो तुमको बोल रहा है उस क्वेश्चन पर तुम लिखो ना। अब 1 मिनट के लिए दूंगा। तुम मान लो ये बहुत बड़ा विवाद का विषय, अभी भी तुम देखो कि वैदिक आर्यन बाहर से आया अंदर से। ये पूना वाले भी एस्टेब्लिश मत नहीं है, इसलिए इसको लेके बहुत उछालना मत और कहीं लिख मत देना, क्योंकि जो जेनोम टेक्नोलॉजी है उसमें भी बहुत क्लियर कट रिजल्ट नहीं आता है। एक दो फॉसिल्स को लेके आप राखी गढ़ी के 1-2 फॉसिल्स को लेके इतना बड़ा कंक्लूजन आप नहीं दे सकते। उसके बहुत सारे विरोधी विचार भी आ रहे हैं। और वो भी जो फॉसिल्स का जो परीक्षण होता है उसमें एक्स और वाई क्रोमोजोम का बड़ा कैलकुलेशन होता है, उसमें थोड़ा से जो निष्कर्ष है वो हेरफेर हो जाता है। एक उदाहरण मैंने बताया कि अब मध्य एशिया से वैदिक आर्यंस आए, या ये सिद्ध करने की कोशिश करते हैं कि भारत का जितना भी पॉपुलेशन था वो एक ही था, कोई बाहर कोई अंदर ये नहीं है, सब अंदर ही है। तो अब मान लो ये विचार है, अब हमारे सामने कोई क्वेश्चन आता है, उस क्वेश्चन में वो देते हैं कि वैदिक आर्यंस देसी नहीं थे बल्कि एक बाहरी प्रवर्जन का प्रतिनिधित्व करते थे। यह विचार भी आज पूरी तरह निर्दोष नहीं रह गया है। इस कथन का परीक्षण कीजिए।
तो हम कहेंगे कि देखो भाई ये चाह रहा है कि इस विचार को जो हाल में चैलेंज मिला है वो हमें लिखना है। अब वहीं पर पूछा क्या आप वैदिक आर्यंस को देशी मानते हैं, तब हम लिखेंगे, ऐसा नहीं पूछेगा, ऐसा विवादास्पद नहीं पूछता है, जब आर्कियोलॉजिस्ट पॉइंट क्लियर नहीं हुआ है तो यहाँ पर क्या आप देशी मानते हैं, तो हम लिखेंगे कि हाल में ऐसा ऐसा कहा जा रहा है परंतु इसको मानने में ऐसी ऐसी कठिनाई है, इसलिए इस निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले और भी शोध अपेक्षित है। समस्या क्या है लिखने में यार तुम लोगों को? क्वेश्चन के संकेत को क्यों नहीं समझते? क्वेश्चन जो हमसे पूछेगा हम उत्तर लिखेंगे, क्वेश्चन की आवाज को हम सुनेंगे। समझ रहे हो कि नहीं? अब ये जो धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रवादी है उनकी ये समस्या रही कि थोड़ा सा वो महानाम शिवाजी एक राष्ट्रवादी नेता थे, अब राष्ट्रवादी तो थोड़ा सा ज्यादा हो गया, क्योंकि शिवाजी और तो और छोड़िए क्षेत्रीयता ही की बात नहीं, पहले पूरे मराठी के वो थे, पूरे मराठा का प्रतिनिधित्व करते थे, तो हम जीवन में उनको अपना मराठा सर जितना युद्ध मुगलों से हुआ उनसे ज्यादा तो उनको मराठों से ही हुआ, और खुद उनके पिताजी ही तो बीजापुर की सेवा में रहे थे, और वो भी जब जरूरत पड़ी तो बीजापुर से इक्वेशन बनाया, कहीं बीजापुर से मिलकर मुगलों पर हमला किया, कहीं मुगलों से मिलकर बीजापुर को के दमन करने की कोशिश की, बीजापुर का क्षेत्र छीनने की कोशिश की, और बड़े बड़े देशमुख से तो उनका निरंतर संघर्ष चलता रहा, उनकी सेना में मुस्लिम भी थे, तो एक क्षेत्रीय अपने एक तरह से एक केंद्रीयकरण की शक्ति के विरुद्ध एक क्षेत्रीय स्वायत्ता की आवाज थी जो केंद्रीयकरण की शक्ति से मुकाबला कर रहा था। तो सवाल ये उठता है कि अगर वहीं पर पूछते हैं कि शिवाजी क्या एक राष्ट्रवादी, क्या शिवाजी एक राष्ट्रवादी नेता था, क्या आप सहमत हैं, तो तुरंत संकेत मिल जाएगा कि चाह रहे हैं कि नहीं, हम डिसएग्री कर। इस तरह से क्वेश्चन का फॉर्मेशन होता है। अब उसके बाद तो आगे धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रवादी, अब आते हैं साम्राज्यवादी इतिहास लेखन। तो साम्राज्यवादी इतिहास लेखन में जैसे एल्फिस्टन है, स्मिथ है, वगैरह वगैरह उन्होंने लिखा है। तो अब देखो वहां पर एक समस्या क्या है कि ये जो साम्राज्यवादी हैं, तो साम्राज्यवादी इतिहास लेखकों की जो अधिकतर समस्या रही है वो अकबर से रही है। अकबर से रही है। अकबर से इसलिए रही है कि भारत में जो मुगल थे वो भारत में मुगलों की विरासत ही ब्रिटिश को प्राप्त हुई, और मुगलों का इतना प्रभाव हिंदुस्तान में रहा कि बताया जाता है जब बहादुर शाह जफर 1857 के महाविद्रोह के समय लाल किला में अंतिम सांसें भी गिन रहा था, तो अभी ब्रिटिश को कभी हिम्मत नहीं होती थी कि ब्रिटिश उसको टच करें जब तक 1857 का महाविद्रोह नहीं हुआ। मेरी बात तुम तक पहुंच रही है? मतलब इतिहास केवल नैरेटिव और किस्सा कहानी भी है, इतिहास में नैरेटिव का भी महत्व है, लेकिन इतिहास विश्लेषण है। बहुत लोग होता है क्या है इतिहास, अरे बाबर हाँ ऐसे फरगाना में पैदा हुआ, समरकंद को जीता। नो, इन यूपीएससी यू आर सपोज्ड टू बी स्लाइटली क्रिटिकल, नैरेटिव इज हैविंग इट्स ओन इंपॉर्टेंस। नैरेटिव को हम खारिज नहीं करेंगे, नैरेटिव के सहारे ही तो तुम्हें हम दिलचस्पी पैदा करेंगे और चीजों को बढ़ाएंगे, लेकिन नैरेटिव के अलावा आपको क्रिटिकल एनालिसिस चाहिए, क्योंकि लिखने में आपको नैरेटिव काम नहीं आएगी। 200 वर्ड्स के क्वेश्चन में नैरेटिव कहां काम आएगी? तो जो ब्रिटिश हिस्टोरियन हैं उन्होंने उनको यहां पर सामना मुगल विरासत से सामना करना पड़ा। आप समझ सकते हो कि मुगलों के इर्द गिर्द ऐसा ऑरा अकबर ने क्रिएट कर दिया था, ऐसा ऑरा कि मुगल बादशाहत की पहचान हिंदुस्तान में ऐसी थी कि जब टिप्पू के विद्रोह के समय लाल किला से खड़ा होकर जब बहादुर शाह जफर की अपील गई तो पूरे हिंदुस्तान के जो शासक हैं उसके अंतर्गत एकता में बंधने के लिए तैयार हुए, दूसरा किसी के अंतर्गत नहीं हो रहे थे। वही बात अगर नाना साहब करते या जहां लक्ष्मीबाई करती तो उनके अंतर्गत नहीं तैयार होते कोई शासक, लेकिन बहादुर शाह जफर के अंतर्गत होने के लिए तैयार हुए, इतना ऑरा क्रिएट किया हुआ था। तो क्या है कि मुगलों के साथ समस्या यह थी, बेसिकली मैं आपको बताना चाहता हूं, उनको ब्रिटिश हिस्टोरियन के साथ समस्या यह थी कि वो कहीं ना कहीं अकबर के साइज को छोटा करना चाहते थे ताकि मुगलों का प्रभाव हम भारत में कम करके दिखाएं। तो अकबर का साइज छोटा करना चाहते थे, तो अकबर का साइज को छोटा करने के लिए शेर शाह के कद को उन्होंने बढ़ाया। अगर आप अपने पिताजी के साइज को छोटा करना चाहते हैं तो दादाजी के साइज को बढ़ा दीजिए, पिताजी का साइज स्वयं छोटा हो जाए। तो पिताजी के सामने 2 4 5 एक बार कहीं बोल के देखिए, इसी बार जाइएगा तो आजमा लीजिएगा, केवल ये नहीं बताइए कि सर हमको सिखाए थे। कहीं 2 4 5 बार उनके सामने बोलिए, करें अपने दादाजी का समय का तो बात ही खैर अलग था, वहां तो अपने परिवार का।
वो कितना भी प्रबुद्ध होंगे, लेकिन 2-3 बार जब तुम बोलोगे तुरंत होगा तुम कहना क्या चाहते हो, हमने उस नाम को मिट्टी में मिला दिया क्या। तो मतलब क्या है कि दादाजी का कद जब बढ़ाओगे तो पिताजी का कद छोटा होना स्वाभाविक होता है। तो उसी तरह से अगर